उससे हट गया था, क्योंकि मान लो अकबर थोड़ा पॉपुलर किंग था, वो थोड़ा लिबरल था, वो उसके जो है उसे एक अच्छे राजा की तरह देखा जाता था। लेकिन कभी वही राजा अगर वो क्रूर हो जाए, अगर राजा बहुत ब्रूटल हो जाए, है ना, तो लोगों को उससे उसमें टॉलरेट करना मुश्किल होता था, और लोग तब तक उसे झेलते थे जब तक कोई दूसरा राजा उसे हरा न दे, वो लड़ाई में मारा न जाए और वो दूसरा कोई किंग आए। तो लोग राजा के रहमो करम पे थे। इसी वजह से कोई मोनार्की को नहीं चाहता था कि मोनार्की फिर से आए। और लोग देख रहे थे, हमारे जो ज़्यादातर लीडर थे वो यूरोप में जाके पढ़े थे। वो ज़्यादातर लोग जो है यूरोप गए और वहाँ उन्होंने बैरिस्ट्री की, वहाँ वो लोग पढ़े। तो जब वो वहाँ के सोसाइटी को वो लोग देखे और उन्होंने देखा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी में सिटीजन के कैसे राइट होते हैं, तो फिर वो उनके भी मन में सपने होते थे कि हम भी अपने देश में जब आज़ादी दिलाएंगे तो हम ये राजशाहियों को बंद कर देंगे और फिर से नए टाइप की व्यवस्था लाएंगे। एक्चुअल में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम पे जितनी बेहतरीन चीज़ें हुआ करती थी, जैसे कोई भी जो किताब लिखी जाती है तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन रखी जाती है वो उस कंटेम्प्रेरी टाइम में जितनी बेहतरीन चीज़ें होती उन्हें अडॉप्ट किया जाता है। ऐसे ही बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय के जो बेहतरीन आइडिया थे, इवन अब तक उसमें बहुत बदलाव नहीं हुआ है, तो उनको अडॉप्ट किया गया। उसी को हम यहाँ वैल्यूज बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हैं, इनको वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। जैसे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिपब्लिक टाइप का स्टेट, सोवरेनिटी, ठीक है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल एंड सेकुलरिज्म। ठीक है, ये चीज़ें थी। जैसे अब मैं एक एक को इनमें समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इनको अडॉप्ट करने का मतलब क्या था। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए हम एक एक को लेते हैं। जैसे देखिए इसमें जो सबसे पहली चीज़ है आपको बताता हूँ मैं, रिपब्लिक। जैसे मैंने बोला कि जब हमें जो है अपना नया स्टेट बनाना था तो हर स्टेट का एक हेड ऑफ स्टेट होता है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन में जो हेड ऑफ स्टेट है, मतलब जिसके नाम पे शासन किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप कई बार देखते हैं क्वीन विक्टोरिया, एलिजाबेथ, इस तरीके से उनके नाम पे शासन होता, आज भी होता है। तो वहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है वो मोनार्क हैं। हालांकि अब वो एब्सोल्यूट मोनार्क नहीं है, जैसे पहले के मोनार्क हुआ करते थे जिन पे कोई बाउंडेशन नहीं था। तो वहाँ पे उनको लिमिटेड पावर के साथ मोनार्क को ही दिया गया है कि मोनार्क के नेम पे जो है रेन होगा, उनके नेम पे जो है शासन होगा। तो हमारे यहाँ अगर ऐसा करते तो बहुत सारे लोग थे जो तैयार हो जाते। जैसे मुगल स्टेट तब क्लेम करता हमारे नाम पे करो, मराठा स्टेट कहता हमारे नाम पे करो, राजपूताना कहता हमारे नाम पे करो। तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि किसके नेम पे यहाँ शासन होना चाहिए। ठीक है, हम उस रॉयल्टी से वैसे मुक्त होना चाहते थे कि कोई रॉयल फैमिली बचे ना। तो हमने जो कॉन्सेप्ट लिया वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक उस स्टेट को बोला जाता है जिसमें हेड ऑफ स्टेट जो है इलेक्टेड होता है। जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट कोई भी आदमी बन सकता है। इस कॉन्सेप्ट की खूबसूरती देखिए कि आज की डेट में आप कोई भी आदमी यहाँ जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। उसके लिए कुछ शर्तें हैं कि इतने टाइम पीरियड और इतनी क्वालिफिकेशन के साथ अगर कोई भी है तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी हेड ऑफ स्टेट बन सकता है। वो ज़रूरी नहीं कि किसी राजशाही खानदान से हो। ठीक है, तो एक तरीके से हमने हर किसी को हेड ऑफ स्टेट बनने का मौका दिया। अगर आप भारत के डिफरेंट जो है प्रेसिडेंट को, उनकी बायोग्राफी को देखिए तो वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं। उसमें से कई लोग जो है बहुत बैकवर्ड, बहुत हम्बल नेचर के बैकग्राउंड से आए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट की खूबसूरती यही रही कि हमने रिपब्लिक स्टेट बनाना फिक्स किया। तो हमने जो स्टेट बनाना हम चाह रहे थे वो हमने बनाया रिपब्लिक, न कि मोनार्क। तो ये रिपब्लिक की मीनिंग हो गई।
अब सेकंड जो है सॉवरेनिटी। देखिए, जब हमें आज़ादी मिली, सोवरेन का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसे संप्रभुता बोलते हैं। सोवरेन का मतलब देखिए, भारत जो है पहले कॉलोनियल स्टेट था, तो हमारे सारे पॉलिटिकल डिसीजन, मतलब भारत जो है, इंडिया किसी देश से वार में जाएगा या इसकी पॉलिसी दूसरे देश के लिए क्या होगी, ठीक है, इसकी सारी डोमेस्टिक और सारी इंटरनेशनल, इसके सारे रिलेशन, ये किसके साथ वार करेगा, किसके साथ पीस करेगा, है ना, तो इसकी सारी पॉलिसी को डिसाइड दूसरी गवर्नमेंट करती थी। हमारा जो स्टेटस था वो उनके सोजेरनिटी में था, सुजेरनिटी, ठीक है, सुजरेन स्टेट थे हम, उनके अंदर थे, उनके अधीन थे। जब हमें आज़ादी मिल रही थी तो वो आज़ादी दिखनी भी चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट इंडिया एक्ट 1947 था तो वो दिखना भी चाहिए आज़ादी। तो हमने उस सॉवरेनिटी को एडॉप्ट किया कि आज से सारे फैसले, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, उसमें इंडिया किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। इसकी एक नहीं, आप देखते हैं बोलते हैं स्वतंत्र विदेश नीति, जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। प्रैक्टिकली कोई भी देश वैसे इंडिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन हम किसी से बाउंड नहीं हैं, हम जो चाहें वो पॉलिसी हम एडॉप्ट करें। जैसे भारत ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया, नैम पॉलिसी, तो वो इसकी सॉवरेनिटी को दिखाता है। तो ये हमारी आज़ादी का एक तरीके से ना बहुत बड़ा सिंबॉलिक इसका मतलब था। तो हमें ये सॉवरेनिटी मिली। सॉवरेनिटी जो है, सॉवरेनिटी में एक थ्योरी और आती है कि कोई सॉवरेन पावर कहाँ से पाता है, ठीक है। तो पहले जैसे जो किंग की डायनेस्टी जो रूल करती थी, तो वो बोलते थे हम शैडो ऑफ गॉड हैं, जिल्ले इलाही हैं, या उसे डिवाइन रूल थ्योरी बोलते थे। तो वो बोलते थे कि हम जो है इस अर्थ पे, हम जो है गॉड को रिप्रेजेंट करते हुए शासन करते हैं, ठीक है। मतलब गॉड ने हमें अपॉइंट किया है कि आप शासन करिए, तो उनकी सॉवरेनिटी उस डिवाइन उससे निकाली जाती थी। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सॉवरेनिटी निकाली गई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोग हैं, ठीक है, मतलब हर कोई, वो जो है किसी पूरे देश को जो भी डिसीजन लिया जाता है वो भारत के लोगों की उसमें सहमति होती है। अब ये सहमति कैसे होगी कि भारत के सारे लोग ये बताएं कि उनकी विदेश नीति क्या होगी, उनकी आर्थिक नीति, उनका इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, उनकी सोशल पॉलिसी क्या होगी, उनकी डोमेस्टिक इंटरनेशनल पॉलिसी क्या होगी। तो जाहिर सी बात है कि ये डिसीजन तो कोई गवर्नमेंट लेगी ना, तो गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें लोगों की हिस्सेदारी हो। तो हमने जो गवर्नमेंट का टाइप चूज किया वो थी डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। उसका मतलब ये होता है कि हमने अब हर लोग, यहाँ करोड़ों लोग थे, तो हर लोगों की इंडिविजुअल राय नहीं ली जा सकती थी, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव चूज किए गए, एमपी और एमएलएज, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हमने संसद बनाई, पार्लियामेंट बनाया, जहाँ पे लोग जाते थे जो रिप्रेजेंट करते थे लोगों की राय। तो आज अगर आपकी गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है जो वो डिसीजन ले रही है, तो वो इस वजह से ले रही कि आपने उसे चूज किया है, यानी इनडायरेक्टली जैसा आप चाहते हैं वैसा वो डिसीजन लेते हैं। अगर आप उन्हीं को छोड़ के दूसरे पार्टी को लाएंगे जिस पार्टी में आपका बिलीव होगा, या उनके मैनिफेस्टो में अगर आप बिलीव करते हैं, तो फिर हमारी सारी पॉलिसी बदल जाएगी। तो हम भारत के लोग ही डिसाइड करते हैं कि भारत की जो पॉलिसी होगी, सॉवरेनिटी होगी, अल्टीमेट जो अथॉरिटी हैं वो कौन डिसाइड कर रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और ये किस मीन्स से इसे हम कर पा रहे हैं, डेमोक्रेसी के थ्रू, ठीक है। तो इन वैल्यू को हम अडॉप्ट कर रहे थे। अब एक दो चीज़ें इसमें और जोड़ी गई जो बाद में जोड़ी गई, सोशलिस्ट और सेकुलर। देखिए ये भी नए वर्ड, मॉडर्न वर्ड का ये भी वर्ड हैं। एक्चुअल में इससे पहले अगर हम प्री मॉडर्न वर्ड मेडिवल टाइम में जाते तो मेडिवल टाइम में रिलीजन का बहुत मीनिंग थी, रिलीजन बहुत इन्फ्लुएंस करता था पॉलिटी पे। अगर राजा का रिलीजन बदल जाता था
तो जो सब्जेक्ट होती थी, प्रजा होती थी, उसको थोड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि स्टेट की पॉलिसी बदल जाती थी। वो किसी एक रिलीजन को पैट्रोनाइज करते थे और दूसरे रिलीजन को इंटॉलरेंस मिलता था। ऐसा वेस्टर्न कंट्री में बहुत होता था, रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट। तो यहाँ प्यूरिटीन मूवमेंट के बारे में आपने इंग्लैंड में सुना होगा, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारा परसिक्यूशंस होने लगते थे। अब इस चीज़ से पब्लिक परेशान हो गई थी, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट लाया कि रिलीजन को इंडिविजुअल का प्राइवेट मैटर बना दिया जाए, इसे पब्लिक पॉलिसी पॉलिटिकल पॉलिसी में न रखा जाए, स्टेट का उससे कुछ लेना देना ना हो। तो हमारे यहाँ जो सेकुलरिज्म एडॉप्ट किया गया है उसमें स्टेट न्यूट्रल रहेगा। स्टेट अगर चाहे तो पॉजिटिव इंटरफेयर कर सकता है लेकिन निगेटिव नहीं। उसका मतलब जैसे वेस्टर्न में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द रिलीजन एंड स्टेट है, स्टेट और रिलीजन अलग अलग हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और ये बातें हमने इतना इसको इम्पोर्टेंस समझा कि ये चीज़ें कहाँ पे हैं, तो ये आप जाके देखेंगे फंडामेंटल राइट में है। हमने इसे फंडामेंटल राइट में रख दिया, रिलीजियस राइट। जो आपका फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में जाके देखेंगे तो वहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप जो है अपने रिलीजन को मानिए, स्टेट से उससे कुछ लेना देना नहीं है, उनको प्रोटेक्शन दिया गया। दूसरा, ये जो सोशलिस्ट है, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल का जो मतलब है कि इस समय तक 1949 तक जो है दुनिया में कैपिटलिस्ट जो कंट्री थी उनमें क्राइसिस आ चुका था। आप देखेंगे ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आ चुका था, अमेरिकन ग्रेट डिप्रेशन। उसके बाद यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ज़्यादातर कंट्रियों की हालत जो इकोनॉमिक हालत बहुत ख़राब थी। तो जो पहले की लिबरल इकोनॉमी थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, उसकी कमियां हमें धीरे धीरे पता लगने लगी। तो यूरोप के ज़्यादातर देशों ने एक नए इकोनॉमी मॉडल को अडॉप्ट किया जिसे कीनेसियन इकोनॉमिक मॉडल बोलते हैं। जॉन मेनार्ड केन्स है ना। तो केन्स के इकोनॉमिक मॉडल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि उसने सोशलिज्म की कुछ चीज़ों को अडॉप्ट किया, जिसमें से सबसे मेन चीज़ है वेलफेयर स्टेट। तो हमारे यहाँ ये जो सोशलिस्ट वर्ड है इसका मतलब है कि स्टेट वेलफेयर होना चाहिए। वैसे भी इसकी ज़रूरत हमारे यहाँ इसलिए ज़्यादा थी कि हमारे यहाँ जब ये आज़ादी हमें मिल रही थी तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अनइक्वलिटी थी, बहुत ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ था। तो हम सोसाइटी को स्टेबिलिटी देने के लिए वेलफेयर स्टेट की पॉलिसी को अडॉप्ट किए। तो ये सारे वैल्यूज़ थे जिस वैल्यू पे स्टेट बना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ, हम एक सोवरेन स्टेट बन रहे हैं जिसकी सोवरेनिटी की पावर आती है पीपल ऑफ इंडिया से, जिसमें जो सरकार होगी वो डेमोक्रेटिक होगी, हेड ऑफ स्टेट जो है हमारा इलेक्टेड होगा, हम एक वेलफेयर स्टेट होंगे और हम सेकुलर पॉलिसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये स्टेट का हो गया वैल्यू। अब सेकंड पे चलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है, देखिए यहाँ लाइन, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, मतलब सारे सिटीजन को क्या क्या देना है। तो सिटीजन को जो चीज़ हम प्रमोट करेंगे, ये सब जब हमारा स्टेट बनेगा तो हम सिटीजन को क्या क्या देने वाले हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। देखिए ये जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, ये सब फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स थे। अगर आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल होने का मतलब है ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा माइलस्टोन है वर्ल्ड हिस्ट्री में जहाँ से मेडिवल एरा के पॉलिटी का अंत हो रहा था और मॉडर्न एरा की पॉलिटी की शुरुआत हो रही थी। तो जो मेडिवल एलिमेंट थे उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई थी और उसकी जगह मॉडर्न जो एलिमेंट थे मॉडर्निटी की, उनकी वैल्यू थी। तो ये सारे जो आइडियल है ना, ये मॉडर्न एरा के आइडियल हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो इसको हमने जो है अपने सारे सिटीजन को प्रमोट करने की सोची, कैसे, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जस्ट इंट्रोडक्शन में जैसे पहला चीज़ है जस्टिस। अब जस्टिस हम देना चाहते हैं सिटीजन को, कैसा, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सबसे पहले मैं पॉलिटिकल बताता हूँ। पॉलिटिकल का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ पावर।
ठीक है, जो स्टेट की पूरी पॉलिटी होगी उसमें लोग शेयर कर सके। कैसे, मैंने बोला कि अगर मेडिवल एरा के किसी भी उसमें जाते, किंगडम में जाते, तो वहाँ राजा शासन करता था और उसके कुछ सबऑर्डिनेट करते थे, तो ज़्यादातर पावर कंसंट्रेटेड थी। अब शासन में हर कोई पार्टिसिपेट कर सके, यानी हर कोई इलेक्शन लड़ सकता था, हर कोई वोट दे सकता था, यानी जस्टिफाइड किया गया कि हर एक जो सिटीजन है, नागरिक है, वो डायरेक्टली स्टेट में इंटरफेयर कर सकता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी जब 1949 के बाद जब हम ये इनैक्ट एडॉप्ट कर रहे हैं, तो कोई भी इसकी पॉलिटी में, मतलब जो जनरल इलेक्शन हो रहा, जो एलिजिबल है वो वोट भी कर सकता है। तो हमने एडल्ट फ्रेंचाइज सफरेज किया, मतलब हर किसी को वोटिंग राइट दिया, ठीक है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन को। ठीक है, दुनिया में ऐसा पहले नहीं हुआ था, ज़्यादातर देशों में वो धीरे धीरे दिया गया, लेकिन हमने उसे तुरंत दिया। तो इसी को हम यहाँ बोलते हैं, ये बेसिकली ये इसी चीज़ को बता रहा है कि हमने पॉलिटिकल जस्टिस दी। इस चीज़ को हमने फंडामेंटल राइट में रखा है, इसकी इतनी इम्पोर्टेंट है, तो इसे हमने फंडामेंटल राइट में रखा है, आर्टिकल 32। ठीक है, सेकंड देखिए, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो है, इसका मतलब क्या है? सोशल जस्टिस का मतलब है कि हमारे सोसाइटी में पहले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सोशल इनइक्वलिटी थी और सोशल अनजस्टिस था, जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी वगैरह। ठीक है, उसको हटाने के लिए भी हमने फंडामेंटल राइट में अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए फंडामेंटल राइट में इसे अडॉप्ट किया है। इकोनॉमिक जस्टिस में वेलफेयर स्टेट आते हैं, जिसे हमने DPSP में रखा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा। ऐसे ही लिबर्टी, इसको भी हमने फंडामेंटल राइट में रखा, जैसे फंडामेंटल राइट में फ्रीडम, जो फ्रीडम वाला फंडामेंटल राइट है उसमें रखा। तो क्या हमने लिबर्टी दी? देखिए, जब हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया ना, तो तब तक एक बात थी 1949, फिर से उस टाइम को देखिए, इस टाइम तक जो मॉडर्न टाइम में जो शासन करने की बात आई ना, तो उसमें मॉडर्निटी में जो नेशन स्टेट बने, वहाँ जो शासन हुआ, तो दो तरीका था कि एक सोशलिस्ट तरीके का शासन किया जाए, जैसे कम्युनिस्ट स्टेट, और एक था डेमोक्रेटिक स्टेट। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक स्टेट की एक कमी थी और कम्युनिस्ट स्टेट की भी कमी थी। जैसे जो कम्युनिस्ट स्टेट बने वो अथॉरिटेटिव हो गए, वहाँ पे टोटलिटेरियन टाइप का रिजीम हो गई, जैसे कि स्टालिन की रिजीम। ठीक है, तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट और रिप्रेजेंटेशन टाइप की चीज़ें नहीं रह गई, स्टेट कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो गया और बहुत ऑप्रेसिव हो गया। और जब डेमोक्रेटिक में हम जाते हैं, तो डेमोक्रेसी में भी एक प्रॉब्लम हुई, जिसे मेजॉरिटेरियनिज्म बोलते हैं, मतलब मेजॉरिटी जो है, जो मेजॉरिटी है उसका जो है डिक्टेटरशिप हो जाना। इस चीज़ को हमने देखा नाजी और फांसी मूवमेंट में। नाजी मतलब जर्मनी में हिटलर का राइज, और फांसी मतलब इटली में। इन दोनों जगह पे डेमोक्रेसी ही थी, लेकिन मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी के बिल्कुल वहाँ परवाह नहीं की और उनका परसिक्यूशन करने लगे। तो डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि इसमें मेजॉरिटी की अथॉरिटेटिव रिजीम जो है देखने को हमें मिली इन जगहों पे। तो इस चीज़ से हम वाकिफ़ थे, लेकिन उस टाइम तक हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई तीसरा सिस्टम था ही नहीं। हमारे पास सिस्टम ही तीन थे, या तो मोनार्की में जाओ, जाना नहीं चाहते थे। मॉडर्न सिस्टम में या तो सोशलिस्ट स्टेट में जाओ, तो सोशलिस्ट में जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे टोटलिटेरियन स्टेट होने के, अथॉरिटेटिव स्टेट होने के चांसेस था, लोगों के पास राइट नहीं था, तो उधर जाने को कोई तैयार नहीं था। तो फिर अगर डेमोक्रेसी में आते तो यहाँ पे खतरा किस बात का था कि माइनॉरिटी के राइट कैसे प्रोटेक्ट होंगे। तो इस बात को जानते हुए ना, इस लिबर्टी में देखिए, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। जाहिर सी बात है, मेजॉरिटी को कोई नहीं रोक रहा है। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होगी उसे उसके थॉट, बिलीफ, एक्सप्रेशन से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी को ये प्रोटेक्शन मिले,
तो इस प्रोटेक्शन को देने का काम किया फंडामेंटल राइट ने। मतलब हम लिबर्टी को कैसे अपने सिटीजन को सिक्योर करेंगे, थ्रू फंडामेंटल राइट हमने सिक्योर किया। ये बात आई समझ में। नेक्स्ट वन देखिए इक्वालिटी। अब इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिबर्टी तब तक नहीं होगी जब तक इक्वालिटी नहीं होगी, ठीक है। एक्चुअल में लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, इनको जो है एक ट्रिनिटी में पढ़ा जाता है, एक साथ पढ़ा जाता है, तीनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो जब इक्वलिटी की बात आई तो यहाँ पे देखिए इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट एमंग देम ऑल। हमारा जो सोसाइटी थी वो बहुत अनइक्वल सोसाइटी थी। यहाँ पे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, यहाँ पे एक प्रीविलेज क्लास भी था। वो ज़रूरी नहीं कि हमारे यहाँ था, उस समय तक मेडिवल एरा में हर एक सोसाइटी में एक प्रीविलेज क्लास हुआ करता था जो रूलिंग होता था, बाकी लोग उसके सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो उसको हटाने का एक तरीका तो ये था कि जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई जिसमें जो प्रीविलेज क्लास था, जो एलीट थे, उनको मार काट के हटा दिया गया हमेशा के लिए। रशियन रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है, चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ। तो हमारे यहाँ वो खून खराबा नहीं हुआ, बल्कि हमने जो है वो ब्लड वाली रेवोल्यूशन को हमने नहीं अडॉप्ट किया, तो हमने उसे बाई लॉ धीरे धीरे जो है हम उसे सोशल रिफॉर्म के थ्रू या फिर जो है कंस्ट्रक्टिव वे में हटाना चाहते थे। इसलिए हमने क्या किया कि इक्वालिटी को, ये फंडामेंटल राइट में आता है आर्टिकल 14 to 18, आई थिंक यही है, आप देखिएगा 14 to 18 में हमने इसे अडॉप्ट किया। और इसमें हमने जो है हर किसी को प्रमोट किया उसके स्टेटस की इक्वलिटी। मतलब अब कोई ऐसा स्टेटस नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, हर कोई जस्ट यहाँ जो है हर कोई जस्ट यहाँ पे सिटीजन है, और हर सिटीजन बराबर है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो और चाहे एक आम नागरिक हो, सब बराबर हैं और उसको हर तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती है। किसी भी कोई स्टेट की तरफ से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आर्टिकल 15, ठीक है। और इसको जो है स्टेट का काम है, स्टेट को ड्यूटी बाउंड किया गया कि इसको सब में प्रमोट करो इस चीज़ को। इसके लिए हमने अफर्मेटिव एक्शन भी लिया, जिसको हम रिजर्वेशन, आरक्षण समझते हैं, कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि जिनको ये नहीं मिल रहा है उसे अफर्मेटिव एक्शन से दिया गया, ठीक है। इसके लिए ही आपके रूल ऑफ लॉ, जो उस समय का एक वेल नोन थ्योरी थी, मतलब कानून की, जैसे आपने मूवी सुना होगा ना कि वो डायलॉग होता है, यहाँ कानून का राज है, तुम्हारे बाप का नहीं है, ठीक है ना। इस टाइप का जो डायलॉग सुना होगा, तो वो एक्चुअली रूल ऑफ लॉ को लेमैन टाइप में आपको समझाना चाहते हैं कि कानून के राज का क्या मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन चलते हैं फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब है ब्रदरहुड, बट ये वैसा